Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, in previous class we discussed about morphological and anatomical evidences. In that class we discussed about homologous organ, analogous organs and vestigial organs. Two more things are left in morphological and anatomical evidences, that are atavism and these connecting links. So first of all we will complete morphological and anatomical evidences in which we will discuss about these connecting links and atavism. जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे हम दूसरे सबूत पेश करेंगे अदालत में. हम दो तरह के सबूत पेश कर चुके हैं. फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट विच पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट फॉसिल्स. सेकेंड जो हमने एविडेंस डिस्कस किए हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल है, जो आज कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस, दैट आर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद एटाविज्म, देन कनेक्टिंग लिंक एंड देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस विल डिस्कस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटाविज्म की. नाउ व्हाट इज एटाविज्म? इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्जन. सबको पता है रिवर्स का मीनिंग होता है उल्टा, कुछ उल्टा हो जाए. अब क्या उल्टा हो जाएगा? तुमने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर में आर्टिकल या कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है कि कोई बेबी पैदा हुआ किसी के घर में और उसकी टेल है, द बेबी इज हैविंग टेल. तो कुछ लोग जो साइंस को फॉलो करते हैं, जिनको कुछ चीज़ों का ज्ञान है, नॉलेज है, व्हाट दे गो टू द डॉक्टर फॉर सर्जरी. वो सर्जरी से उस टेल को रिमूव करा लेते हैं. बट कुछ लोग जो हैं ये सोचते हैं कि ओ हमारे घर तो हनुमान जी पैदा हुए हैं, और इसको ऐसे ही पूजा पाठ करवाने लग जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं देखो हमारे घर हनुमान जी पैदा हुए हैं, टेल आई है इसके साथ. ठीक है, तो फर्स्ट जो अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की, सो एटाविज्म इज रीअपियरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स. रीअपियरेंस ऑफ सम ancestral characters. ancestral character means ऐसे कैरेक्टर्स वापस से न्यू जनरेशन में आ जाना जो कभी हमारे एंसेस्टर्स के कैरेक्टर होते थे. तो पहले जो ओल्ड मैन या अर्ली मैन होता था उसके पास टेल होती थी. ठीक है, ये यूँ कह लो जो हम रेप्टाइल से एम्फीबिया से डेवलप हो गए, इवोल्यूशन हो के हम बने हैं, दैट वर हैविंग टेल. दैट्स वाई जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके पास टेल है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम एटाविज्म का करेंगे तो लिखेंगे न्यू बॉर्न बेबी विद टेल. न्यू बॉर्न बेबी की टेल होगी तो ये एटाविज्म या रिवर्जन का एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ वन मोर थिंग, तुमने ऐसे भी कुछ लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर होते हैं, बियर की तरह, भालू की तरह बहुत सारे हेयर होते हैं. फेस पे भी इतने सारे होते हैं. जैसे मैं अगर किसी पर्सन का, जैसे ये कोई फेस बनाया मैंने इस तरह से, और उस पर बहुत सारे हेयर उसकी फेस पे. Not only on face, on whole body a lot of hair are there, dense hair, like on early man. early man पे जैसे dense hair होते थे ऐसे hair मिल जाते हैं आजकल के, सबके नहीं, बहुत रेयरली कोई मिल जाए. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे ह्यूमन को बोलते हैं लॉयन बॉय. क्या बोलते हैं? लॉयन बॉय. सो यू कैन राइट हियर dense hair on body लाइक बियर. बियर की तरह, भालू की तरह बहुत सारे हेयर होते हैं बॉडी पे. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एटाविज्म और रिवर्जन का एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, 4 निपल्स ऑन ह्यूमन. 2 निपल्स होती हैं बट जो एंसेस्ट्रल फॉर्म थी देवर हैविंग दैट मच. तो वो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है कि एंसेस्टर में जब होते हैं ऐसे कैरेक्टर क्यों आ जाते हैं? हमारे पास ऐसी भी जीन है जो टेल के लिए है. वी आर हैविंग ऑल्सो जीन फॉर डेंस हेयर ग्रोथ. सो व्हाट हैपन, वो जीन एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं है, नॉन एक्सप्रेस्ड है हमारी बॉडी में, बट सम टाइम ड्यू टू सम रीजंस दीज जीन्स गेट एक्सप्रेस्ड एंड ड्यू टू देयर एक्सप्रेशन दीज कैरेक्टर्स कम्स इन आवर बॉडी. ओके, सो थर्ड एग्जाम्पल व्हाट यू विल राइट, 4 निपल्स ऑन ह्यूमन. ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक दिस इज एनी ह्यूमन and okay, it is having 4 nipples. Clear? This character is also an example of atavism. Next is functional auricular muscles. Functional auricular
muscles. About auricular muscles we discussed in morphological and anatomical evidences. Vestigial organs हमने पढ़ा था, वहाँ पर बात की थी कि auricular muscles are present in our pinna, outer ear. Due to these auricular muscles, some organism can move their pinna. अपने pinna को हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं. But we are not able to do this. बट अगर किसी ह्यूमन के अंदर ये ऑरिकुलर मसल फंक्शनल हो जाते हैं तो वो पिना को घुमा सकते हैं, अपने पिना को हिला सकते हैं. तो ये भी कैसा कैरेक्टर कि एंसेस्ट्रल फॉर्म में होता था. नाउ दीज जीन्स गेट एक्सप्रेस्ड एंड ऑरिकुलर मसल्स आर बिकम फंक्शनल. So these are some example of atavism or reversion. I hope this content is clear. You can take screenshot, then we'll start our next topic. So our next topic is connecting links. Second जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कनेक्टिंग लिंक. नेम इज टेलिंग कि कनेक्टिंग लिंक क्या होगा, जो किसी चीज को कनेक्ट कर रहा होगा. ठीक है. मिसिंग लिंक की हमने क्लास में बात की थी, उसको भी बताती हूं मैं. सेकेंड इज कनेक्टिंग लिंक्स. नाउ व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक्स? एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which make connection between two group of organism. See, suppose ये एम्फीबिया है, ये रेप्टिलिया है, और जब एम्फीबिया से रेप्टिलिया डेवलप हुए हैं तो वो एक रात में तो हो नहीं गया सब कुछ कि रातों रात फ्रॉग रेप्टिलिया बन गया है, या सुबह उठ के देखता ओ आई एम रेप्टिलिया नाउ, या फिश सुबह उठ के देखते ओ आई एम फिश ड्यूरिंग नाइट, बट in next morning the fish become amphibia. It was not there. It took a lot of time, 100 of years लगे evolution होने में. तो उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक रहा है जिन्होंने उन दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जोड़ा है. ठीक है. हमने फॉसिल्स में पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में मिसिंग लिंक की बात की थी. अगर ये लिविंग जो कनेक्टिंग लिंक है ये हमें नहीं मिलता है तो फॉसिल के फॉर्म में मिलता है तो उसको मिसिंग लिंक बोलते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मिसिंग लिंक, अगर तुमने मेरा लेक्चर नहीं देखा है देन आई विल ड्रॉप दिस link of this lecture of missing link. I will drop it in description box. You can go to description box and you can click on that link. You will go to missing link. तुम missing link को सीख जाओगे बहुत अच्छे से. Now connecting link के बारे में बात करनी है आज हमने. These are the living organisms. The living organisms that have characters. Living organisms that have characters of two different group of organisms. Two different group of organism. दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं. क्लियर? सो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल विच वी आर टू डू इज प्रोटोप्टेरस. प्रोटोप्टेरस. This is the connecting link between bony fishes and amphibia. ये bony fish और amphibia के बीच का connecting link है. How it has some character of bony fish and some characters of amphibia. वो कौन कौन से character हैं? They have gills like bony fish. They have paired fins like bony fish. Also they have dermal scales like bony fish. Clear? Next thing, Protopterus having some characters of amphibia. What are these characters? Lungs, internal nares and three-chambered heart. Three-chambered heart. These are characteristic of amphibia. So Protopterus is the connecting link between bony fish and amphibia. Second example is Ornithorhynchus. Ornithorhynchus and Tachyglossus. Tachyglossus. Ornithorhynchus common name is duck-billed platypus. Duck-billed platypus. इसका नाम तुमने सुना होगा. वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क्ड कि नेम एनी एग लेइंग मैमल, ऐसे मैमल का नाम बताओ जो एग ले करता है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस का बहुत नाम सुना है तुमने. ठीक है. दीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से? इनके पास कुछ कैरेक्टर्स रेप्टिलिया क्लास के हैं, रेप्टिलिया, एंड सम कैरेक्टर्स ऑफ मैमल. व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स? रेप्टिलिया के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? दीज आर ओविपेरस.
ओविपेरस मीन्स एग ले करते हैं, और इनका एग कैसा होता है? पॉलीलेसिथल एग, पॉलीलेसिथल एग। पॉलीलेसिथल एग कैसा होता है? पॉलीलेसिथल एग्स आर दोज एग्स विच हैव हाई क्वांटिटी ऑफ यॉक। अभी अपने बेबीज को फीड तो करा नहीं सकते हैं, तो इनके पास बहुत हाई क्वांटिटी होती है यॉक की, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्लोका। इनके पास एक क्लोका भी होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है रेप्टिलिया का। नाउ व्हाट इज क्लोका? इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर 3 systems, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, reproductive system and excretory system. So cloaca is the common opening. It is common opening of कौन कौन से सिस्टम बताए मैंने? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। गॉट इट? नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स की कौन कौन से कैरेक्टर्स है इसके पास? हेयर है, डायाफ्राम है। डायाफ्राम इज पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल। डायाफ्राम इज द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। थर्ड कैरेक्टर जो है मेमोरी ग्लैंड, ये कैरेक्टर्स इसके पास मैमल्स के हैं। सो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। गॉट इट? नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज यूग्लिना। इट इज यूग्लिना। यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ये किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास? इट इज हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ऑल्सो इट डू फोटोसिंथेसिस। फोटोऑटोट्रॉफ है ये, क्या है? फोटोऑटोट्रॉफ। इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। क्लियर? एनिमल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज हैविंग माउथ, ऑल्सो इट कैन डू बाइनरी फिशन। So Euglena is the connecting link between plants and animals. Next example is of what? Balanoglossus. Balanoglossus. Now it is the connecting link between chordates and non-chordates. I hope it is clear. एंड लास्ट एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, चाइमेरा, और कोई लोग इसको काइमेरा भी बोलते हैं। ओके, सो काइमेरा, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश। So these are some important examples of connecting link. However, these are not sufficient. और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, बट मेन या इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं कनेक्टिंग लिंक के वो ये हैं। ओके, सो प्रोटोप्टेरस, ऑर्निथोराइंकस, यूग्लिना, बेलेनोग्लोसस एंड काइमेरा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, up to here morphological and anatomical evidences are completed. Now we will start third category of evidences. And what are these evidences? Embryological evidences. So third category of evidences are embryological evidences. See, if we compare embryology of some organisms, then a lot of similarities are there. देखो, अगर हम किसी भी फिश का एम्ब्रियो ले लेते हैं, एक फ्रॉग का एम्ब्रियो ले लिया हमने, एक किसी रेप्टिलिया लिजार्ड का एम्ब्रियो ले लिया है, ठीक है, फिर किसी बर्ड का एम्ब्रियो ले लिया और हमने ह्यूमन एम्ब्रियो ले लिया। अगर इन पांचों एम्ब्रियो को हम एक अर्ली स्टेज पे देखें, देन ऑल एम्ब्रियो लुक सो सिमिलर दैट वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दैम कि इनमें से कौन सा ह्यूमन का है, कौन सा फिश का है या कौन सा एम्फीबिया का है। दे लुक सो मच सिमिलर। ओके, सो एम्ब्रियोनिकल एविडेंसेस में फर्स्ट थिंग विच यू विल राइट दैट अर्ली embryonic development
early embryonic development in triploblastic animals. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फर्स्ट जो हमने सबूत पेश किया है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्टेड फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स। सो प्लेटीहेल्मिन्स से लेके और मैमल्स तक सभी की अर्ली डेवलपमेंट सिमिलर होती है। ठीक है, अब दूसरा जो सबूत हम पेश करने वाले हैं वो ये है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट in what? Vertebrates. So there is resemblance between embryonic development of vertebrates, early embryonic development. देखो कैसे, सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट इज देयर। ओके, जाइगोट में क्लीवेज होती है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। क्लीवेज इज स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच सेल नंबर तो इंक्रीज होता है बट सेल साइज डिक्रीजेस। ओके, जाइगोट से फिर 2 सेल स्टेज बनती है लाइक दिस, इससे फिर 4 सेल स्टेज बनती है लाइक दिस, देन 8 सेल स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज बनती है। आफ्टर 8 सेल 16 सेल स्टेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 सेल स्टेज बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो कैसे बनता है, कैसे क्लीवेज होते हैं, देन यू कैन गो टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 3rd चैप्टर ऑलरेडी इट इज गिवन इन प्लेलिस्ट। आई विल ड्रॉप a link for this human reproduction chapter also in description box. Okay, so this is 16 cell stage and then it arrange itself like this. ये cells अपने आप को इस तरह से arrange कर लेती है। Clear? तो ये zygote है, 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell, 8 to 16 cell stage को बोला जाता है morula and then it is known as blastula and then gastrula is formed. Similar development takes place in all vertebrates, चाहे वो फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, बर्ड है, मैमल है, किसी भी के अंदर सिमिलर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। एंड जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो इज हैविंग हेड विद आई, सभी के अंदर। इट इज हैविंग रूडिमेंट्री ईयरबड्स, rudimentary earbuds, then embryonic tail, also internal organs resemble. So these are some similarities, which are in early embryo, चाहे वो एम्फीबिया का है, फिश का है, किसी का भी, उन सब में वर्टिब्रेट्स में सब में इस तरह की सिमिलर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर अप टू हियर। उसके बाद हम बात करेंगे बायोजेनेटिक लॉ या रिकैप्सुलेशन थ्योरी की। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर। डन। देन 3rd जो हम एविडेंस की बात करेंगे वो क्या है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, बेयर्स लॉ और बायोजेनेटिक लॉ। बहुत सुना है तुमने इसके बारे में, आज उसकी बात करते हैं। रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बेयर्स लॉ। सी, one scientist was there whose name is von Baer. He gave a law, Bayer's law. Von Baer is known as father of developmental biology. Father of developmental biology. Or it is also known as, he is also known as father of modern embryology. Modern embryology. Clear? What he said? उन्होंने बोला that
general characters comes earlier than special characters. What he said in his law. उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा जनरल कैरेक्टर्स पहले आते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बाद में आते हैं. स्पेसिफिक कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर से क्या मीनिंग है? जनरल कैरेक्टर्स आर लाइक ब्रेन, सभी में है ये, स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह के जनरल कैरेक्टर तो सभी में आ जाते हैं पहले. स्पेशल कैरेक्टर्स हैं लाइक हेयर, फेदर, मेमोरी ग्लैंड्स, ये कैरेक्टर्स बाद में आते हैं. बट इस लॉ को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया और उसको फिर मॉडिफाई किया. एंड देन दिस बैड्स लॉ वाज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ. बायोजेनेटिक लॉ. इट वाज सेड बाय अर्नस्ट हैकेल. इन्होंने इस रिकैपिचुलेशन थ्योरी को या बैड्स लॉ को बोला बायोजेनेटिक लॉ. नाउ व्हाट इज दिस लॉ? It said that ontogeny recapitulates phylogeny. What do you mean by these three terms? These are very important for NEET purpose as well as for board exam purpose. You should know about it. Ontogeny is embryonic development sequence of an organism. कि कोई ऑर्गेनिज्म की अर्ली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, कि पहले जाइगोट है, फिर मोरुला बन रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है, गेस्टुला बन रहा है. ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सीक्वेंस है. ठीक है. रिकैपिचुलेट मीन्स रिपीट्स. ठीक है. Phylogeny is evolutionary. It is evolutionary sequence of an organism. Evolutionary sequence of an organism. तो फाइलोजेनी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी सीक्वेंस. मीन्स व्हाट डू मीन बाय दिस थिंग? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले जाइगोट आता है, फिर मोरुला आता है, ब्लास्टुला आता है, गेस्टुला आता है. ये तो हो गई उसकी ओंटोजेनी. ठीक है. फाइलोजेनी क्या हुई ह्यूमन की? कि पहले फिश थी, फिश से एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से रेप्टिलिया बने, एंड देन रेप्टिलिया से मैमल बने, और साइड में बर्ड्स भी बन गए. ये जो है ह्यूमन फाइलोजेनी है. ह्यूमन कैसे इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में डेवलप हुए हैं. ठीक है. तो इनका ये मानना है, ये लो ये बोलता है कि ऑटोजेनी है ना, जो कोई भी एम्ब्रियो है वो रिकैपिचुलेट रिपीट करता है अपनी फाइलोजेनी को. यानी पहले वो फिश के कैरेक्टर शो करता है. जो एम्ब्रियो है ना, ह्यूमन का एम्ब्रियो, पहले उसके पास गिल्स होते हैं नियर द फेरिंग्स, बट गिल्स का यूज नहीं है, तो अर्ली फिर डेवलपमेंट होते होते गिल्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. इसी तरह टेल है ना, तो जो एम्ब्रियो है ह्यूमन का, तो पहले फिश, एम्फीबिया या रेप्टिलिया के कैरेक्टर शो करता है, उसके बाद वो प्रॉपरली एम्ब्रियो के बाद जो उसकी डेवलपमेंट होते हैं वो प्रॉपरली ह्यूमन की शेप ले लेता है. क्लियर? आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. देन two more things we will discuss. Okay. तो हमने थर्ड जो अभी एविडेंस पढ़ा वो बायोजेनेटिक लॉ के बारे में बात की. नाउ फोर्थ एविडेंस विच विल टॉक नाउ आर these are some temporary non-functional embryonic structure. Now what are these things? कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनके एम्ब्रियो में इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं विच आर टेम्परेरी. कुछ टाइम के लिए होते हैं. एम्ब्रियो में जब वो डेवलप होना शुरू कर देता है, प्रॉपर एक फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसके अंदर वो ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं. समझो, मैं एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें. सी, बर्ड्स एम्ब्रियो है टूथ बर्ड्स. जो बर्ड्स के एम्ब्रियो है उनके पास टूथ बर्ड्स होते हैं. बीक तो है
बट उसके अंदर टूथ बर्ड्स होते हैं। जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म पूरा बड़ा होने लग जाता है, बर्ड बन जाता है, तो उसके अंदर से वो टूथ बर्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। बर्ड एम्ब्रियो के पास टूथ बर्ड्स हैं, बट अडल्ट बर्ड है, जो पूरा एक बर्ड बन गया है, बर्ड नॉट हैव टीथ, उनके पास तो टीथ नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, उनके एम्ब्रियो के पास और उनके पास नहीं है? बिकॉज देयर एंसेस्टर वर हैविंग, उनके एंसेस्टर कौन थे बर्ड्स के? रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया से डेवलप हुए हैं, तो रेप्टिलिया के पास जो है टीथ होते थे, इसीलिए इनके एम्ब्रियो के पास हैं, बट इनके पास नहीं है। सो अ साइंटिस्ट सेड दैट बर्ड्स आर glorified reptiles. Birds are glorified reptiles. Clear? One more example you can take. Whale embryo also have tooth buds. Whale embryos also have tooth buds. But toothless whale is not having any tooth. तो वो भी इसीलिए कि उसके एंसेस्टर में रहे होंगे, इसीलिए उसके पास हैं। Clear? Next thing which you are to learn is similarities in larvas of invertebrates. ये लास्ट एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनमें लास्ट एविडेंस है सिमिलैरिटीज इन लार्वास ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स, दो क्लास हैं दो इन्वर्टिब्रेट्स की, एक तो एनेलिडा और दूसरा है मोलस्का। दे आर हैविंग अ लार्वा विच इज नोन एज ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, इन दोनों का एक लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये अलग फाइलम है, ये अलग फाइलम है, तो इनका लार्वा कॉमन कैसे है, एक जैसा कैसे है? दिस थिंग शो दैट बोथ आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर, इनका कोई एंसेस्टर कॉमन रहा है, इसलिए इनका लार्वा भी सेम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो तुम ये करोगे इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल, वी नो जो कोर्डेटा फाइलम है, कोर्डेटा फाइलम is having 3 subphylum. First one is Urochordata, ठीक है। Second one is Cephalochordata, Cephalochordata, and third one is Vertebrata, Vertebrata. ये क्या है तीनों? These are subphylum. ये तीनों क्या है? Subphylum of phylum Chordata. Now Cephalochordata is having one organism that is known as Branchiostoma. Branchiostoma. ऐसे ही जो वर्टिब्रेटा फाइलम है इसमें क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा। इसमें एक ऑर्गेनिज्म है लेम्प्रे, हैगफिश भी बोलते हैं इसको। लेम्प्रे के लार्वा का नाम है एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा। नाउ सी, Chordata is phylum, it is having 3 subphylum, Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. ठीक है, Cephalochordata is having one organism Branchiostoma and Vertebrata के क्लास है Cyclostomata, and Cyclostomata में एक ऑर्गेनिज्म है लेम्प्रे, हैगफिश भी इसको बोलते हैं, इसके लार्वा का नाम है एमोसिट लार्वा, and this एमोसिट लार्वा resembles Bronchiostoma. एमोसिट लार्वा resembles Bronchiostoma. ये दूसरी सब फाइलम से, ये दूसरे सब फाइलम से, फिर भी ये रिजेंबल करता है। तो दिस थिंग शो दैट दिस साइक्लोस्टोमेटा डेवलप्स फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेटा। साइक्लोस्टोमेटा डेवलप फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेटा क्योंकि इसके अडल्ट से इसकी लार्वा मैच करती है। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। So this was all about today's lecture. I hope today's content is very clear to you. So if you really like my content, then please press like button. Next thing, in our next video we will discuss about natural selection and artificial selection. हमारा next topic होगा natural selection and artificial selection. Up to then you can revise this topic from NCERT, you can solve the questions. Even then if you have any doubt, then please leave it in comment box. I will try my best to clear your all doubts. Okay, and for further upcoming videos you should subscribe my channel also. Thank you everyone.